गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया था, वो चैप्टर खत्म हो गया था। उसमें हम आपको अभ्यास बता रहे थे और कुछ समीकरण आपको दिए थे बैलेंस करने के लिए, तो आपने उन समीकरणों को बैलेंस किया होगा। ठीक है, किताब में और सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे प्रश्न यही सब दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, मतलब कुछ दिया गया है, कहा गया इससे रासायनिक अभिक्रिया लिखिए और उस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 नंबर का कोई ना कोई अभिक्रिया दिया, कोई ना कोई सवाल दिया गया होगा और उससे आपको एक अभिक्रिया लिखना होगा और उस अभिक्रिया को बैलेंस, मतलब समीकरण लिख के बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो ये सब कीजिएगा। चलिए आज हम आप लोगों को और कुछ अभिक्रियाएं देते हैं, उन अभिक्रियाओं को आप बैलेंस कीजिएगा। या अगर आपके पास किताब होगा तो उस किताब में आप लोग देख लीजिएगा, उस किताब में आपका प्रश्न संख्या है, प्रश्न संख्या 6 एनसीईआरटी की पास पुस्तक के अभ्यास के लिए प्रश्न है, उसने आपको प्रश्न संख्या 5 और 6, प्रश्न संख्या 5 और 6 आप लोग हल करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। आप लोग हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जानते ही हैं, यही है 7869 89 42। इस नंबर पर आप प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 का, प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 के जवाब आप लोग भेजेंगे हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका होमवर्क, इसको आप कीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे 7वां प्रश्न भी यही है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रश्न नंबर 7 भी है, प्रश्न नंबर 7 में भी यही है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रश्न है यही, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। एक हम आपको बता देते हैं, एक हल करके बता देते हैं और आगे आप लोग इसे कीजिएगा। प्रश्न यही है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। दिया गया पहला प्रश्न यहाँ पे, पहली अभिक्रिया आपकी दी गई है कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड प्लस इसमें मिलाया गया कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, आपका उत्पाद बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और जल। कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बन रहा है, और जल बन रहा है। ठीक है, यही दिया गया है। ये क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये जो प्रश्न दिया गया क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया से आपको क्या करना है, एक रासायनिक समीकरण लिखना है। तो हम आपको रासायनिक समीकरण बताए थे ना कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उस रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक या उत्पाद हो, जितने भी अभिकारक और उत्पाद हो, उन अभिकारकों और उत्पादों को क्या करें, हम रासायनिक सूत्र के रूप में लिख दें। किस रूप में लिख दें, रासायनिक सूत्र के रूप में लिख दें, वही क्या बन जाएगा, वही रासायनिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए जितने भी यौगिक हैं उन यौगिकों का रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप यौगिकों का सूत्र याद करें। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस
फिर ये क्रिया करता है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आप जानते हैं COH का होल ट्वाइस। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र आप जानते ही हैं CO2, और क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना रहा है। क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट और जल। आप देखिएगा यहाँ पे तीर का चिन्ह लगाते हैं, तीर का चिन्ह लगा हुआ ना, आप जानते हैं कोई भी रासायनिक प्रक्रिया होता है या कोई भी रासायनिक समीकरण होता है, तीर चिन्ह के बाएं ओर जो लिखे होते हैं अभिकारक होते हैं। तीर चिन्ह के बाएं ओर जो लिखे होते हैं क्या होते हैं? अभिकारक, और जो दाहिने ओर लिखे होते हैं क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। तो हम अभिकारकों को सूत्र के रूप में लिख लेना, बचा एक उत्पाद, उत्पाद को लिख लेते हैं। आप जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3, और जल का सूत्र क्या होता है? H2O। इस तरह से हमने क्या किया? रासायनिक क्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिख दिया। ठीक है, फिर आगे करना क्या है? कहा गया कि संतुलित नहीं कीजिए, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखी, तो रासायनिक क्रिया था, रासायनिक क्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिख दिए। अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो आप देख सकते हैं नहीं किया बैलेंस है कि नहीं, तो देख लीजिए। कैल्शियम का एक परमाणु इधर अभिकारक, मतलब अभिकारक, तीर चिन्ह की इधर अभिकारक है, इधर उत्पाद। तो आप पूरे यौगिक, पूरे अभिकारक में देखो तत्वों को कि बराबर है कि नहीं। अगर देखो यहाँ पे कैल्शियम एक है, अभिकारक में और कहीं कैल्शियम नहीं लिखा हुआ है, मतलब कैल्शियम का एक परमाणु है, एक परमाणु कैल्शियम का है ना। इधर उत्पाद में कितने कैल्शियम परमाणु है? उत्पाद में भी कैल्शियम का केवल एक ही परमाणु है, तो कैल्शियम तो अभी बराबर है अभिकारक उत्पाद में। अगला तत्व हम ले लेते हैं, ऑक्सीजन की बात कर ले। देखो ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 2 इधर है, इसका भी ऑक्सीजन 2 है, 2 तो 4 ऑक्सीजन अभिकारक में है। अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या कितना? 4। इधर भी ऑक्सीजन कितना है? 3 यहाँ पे, यहाँ 4 ऑक्सीजन उत्पाद में भी है। उत्पाद में ऑक्सीजन कितना है? 4 है, एक यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है, 4। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 और 2 4, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया ना। अगला तो तुम देख लीजिए कार्बन, कार्बन में यहाँ पे कितना है? 1, इधर भी कितना कार्बन है? 1, कार्बन बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है ना। आगे बचा क्या? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर, ये सिर्फ बैलेंस हमें बैलेंस नहीं करना है। तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया थी, इस रासायनिक प्रक्रिया से हमने एक रासायनिक समीकरण लिखा, और रासायनिक समीकरण पहले से बैलेंस था, अगर बैलेंस ना होता तो मैं यहाँ पे कोई ना कोई संख्या लिखते। तो आशा करते हैं आपको कोई भी पदार्थ दिया गया होगा, उन पदार्थों से आप रासायनिक क्रिया लिख सकते हैं, और उस रासायनिक क्रिया को आप रासायनिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो आप लोग एक होमवर्क आप लोगों का यही है, जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखें, मतलब इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हो, वो सभी लोग हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर 7869 पर, इस नंबर पर प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7, इस 5, 6, 7 प्रश्नों को आप सभी लोग एक पेज पर हल कीजिएगा, और वो हमारे पास जो है सेंड कीजिएगा। जो भी लोग हल करें, ठीक, अब उस पेज के ऊपर, जिस पेज पर भी हल करें, उस पेज पर अपना नाम और पापा का नाम, अपना नाम और पापा का नाम जरूर लिख दिया करें। ठीक, ऐसा ना हो कि कोई एक लोग हल कर ले और सभी लोग उसी का फोटो हमारे पास सेंड करें, ऐसा ना करें। ईमानदारी के साथ आप सभी लोग, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, जितना भी बताया जा रहा है, उससे संबंधित जो भी अभ्यास आप लोग करें, उसको करके भेजते रहें। ठीक, आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो ज्यादा नहीं बता रहे आपको, 4, 5, 6 और 7 इन तीनों प्रश्नों का जवाब आप लोग दीजिएगा हमें। जब अभी वीडियो, मतलब कल जब भी वीडियो देखिएगा, उसके एक दिन बाद आप लोग ऐसा करेंगे, जिससे हमें भी पता चले कि आप सब लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। नंबर भी जान चुके हमारा, इस नंबर पे भेजना है। ठीक है, प्रथम नंबर, जिससे आप देख सके सभी का। ठीक है, और कोई समस्या होती है, वो समस्या आप यहाँ पर भेज देंगे, हम उसका समाधान करके आपके पास
भेज देंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से पहला चैप्टर रसायन विज्ञान का खत्म हुआ, बताया गया, समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया उसको एक बार आप सभी लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक, और फिर भी नहीं समझ में आता तो हमसे बात कीजिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार हैं। क्यों, पढ़ाई से संबंधित जो भी समस्या होगी उस समस्या समाधान करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक, तो आगे हमें अगला चैप्टर नहीं शुरू करना था, लेकिन आज हम शुरू करते हैं अगला चैप्टर इसी वीडियो में थोड़ा बहुत, फिर आगे अगले वीडियो में हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम क्यों चैप्टर शुरू करते हैं। आपका अगला चैप्टर है अम्ल क्षार व लवण। आपका अगला चैप्टर रसायन विज्ञान का है अम्ल क्षार व लवण। अम्ल क्षार व लवण। ठीक, एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट अगला चैप्टर आपका है अम्ल क्षार व लवण। ठीक है, तो अम्ल क्षार व लवण को पढ़ने से पहले हम कुछ शब्द हैं उन शब्दों को क्लियर करते हैं, उसके बाद आप स्वयं अम्ल क्षार और लवण को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द हम आपको बताते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ। कौन सा पदार्थ? वैद्युत अपघट्य पदार्थ। आप लोग नोट बनाते रहें, आप लोग नोट बनाते रहें और आप वीडियो रोक रोक करके लिखते रहें। जो आपको परिभाषा बताया जाए, जो भी उदाहरण बताया जाए, उसको आप लोग क्या करें, जैसे बहुत तेज, इसलिए हम बहुत तेजी के साथ पढ़ा भी नहीं रहे, बहुत आराम से, जिस तरह से क्लास में जिस तरह से नोट बनवाया जाता है, जिस तरह से समझाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत तेजी के साथ सिलेबस खत्म कर दिया जाए। बहुत आराम से सारी चीजें आपके सामने क्लियर की जा रही हैं। आपका जो दायित्व कितना है कि आप नोट बनाते रहें, क्योंकि आप जानते हैं आपको परीक्षा देना, लिखित देना है, लिखित परीक्षा देना है ना कि मौखिक देना है। तो आप लोग लिखेंगे नहीं तो आपकी राइटिंग बनेगी नहीं। आपकी राइटिंग लगभग खराब हो चुकी है और भी खराब कर लेंगे अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो। इसलिए आप लोग पढ़ाई के साथ साथ वीडियो जो भी देखें उस वीडियो का आप लोग रिकॉर्ड भी रखें, और मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं रखना है कि आप सेव कर लो। ठीक है, आप क्या करें, आप अपनी कॉपी पर रिकॉर्ड बनाइए। एक काम, मतलब हर सब्जेक्ट का आप लोग कॉपी बनाएं और उस कॉपी पर आप लोग क्या करते रहें, लिखते रहें। ठीक, चलिए हम पहला परिभाषा देखते हैं यहाँ पे, वैद्युत अपघट्य पदार्थ। वैद्युत अपघट्य पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है वो कैसे पदार्थ कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है वो कैसे पदार्थ कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, वैद्युत अपघट्य पदार्थ जाने आपसे लोग, जैसे क्या है, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ठीक, ETC आज बहुत सारे हैं। जो भी अम्ल क्षार है वो सभी कैसे पदार्थ हैं? वो सभी वैद्युत अपघट्य पदार्थ ही हैं। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ जाने आप सभी लोग ना, ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से, ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है वो कैसे पदार्थ कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, जैसे HCl है, नाम जानते होंगे आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी कैसे पदार्थ हैं? ये सभी वैद्युत अपघट्य पदार्थ हैं। कन्फर्म हो वैद्युत अपघट्य पदार्थ? डिफिनेशन नोट कीजिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा। ठीक है,
बताते हैं आपको वैद्युत। अगला है निकालेंगे आप सब। अगला है वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ। वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ ये भी हम लोग जानते हैं। एकदम वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ का उल्टा डिफिनेशन है वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ का। मतलब ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से, ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित न की जा सके, विद्युत धारा प्रवाहित न की जा सके, वो क्या कहलाते हैं? वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। कंफर्म हुआ? ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित न की जा सके वो कैसे पदार्थ कहलाते हैं? वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे क्या है? जैसे चीनी है, जैसे चीनी, ग्लूकोज, यूरिया आदि, ये सभी क्या है? ये सभी वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ है। ये सभी कैसे पदार्थ है? वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ है। ठीक है। सूत्र भी आप जानते हो, चीनी का सूत्र जानते हैं, C12H22O11। चीनी का सूत्र है ना। ग्लूकोज का सूत्र जानते हैं आप, C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। आगे आप यूरिया का सूत्र जानते हैं, NH2CO NH2। ये किसका सूत्र है? यूरिया का सूत्र है। तो आप सबका सूत्र कम से कम ज्यादा से ज्यादा यौगिकों का सूत्र भी आपको याद करते रहें। ठीक है। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ आपको आया समझ में? वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ है समझ में। एक बार फिर से देख लीजिएगा। वैद्युत अपघट्य पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं। ठीक। वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ भी जान चुके हैं कि ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित न की जा सके वो क्या कहलाते हैं? वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे, ठीक है। और देख लेते हैं वैद्युत अपघटन। एक शब्द और हम देख लेते हैं कि वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन। इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद फिर देख लेते हैं। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लिया। आगे चले वैद्युत अपघटन मतलब किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित किया जाए और वैद्युत अपघट्य पदार्थ के अपघटित हो जाए, या वैद्युत अपघट्य पदार्थ के अपघटन की क्रिया को ही, वैद्युत अपघट्य पदार्थ के अपघटन की क्रिया को ही क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन कहते हैं। वैद्युत अपघट्य पदार्थ के अपघटन की क्रिया को ही क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन। या किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वैद्युत अपघट्य पदार्थ के अपघटन की क्रिया को ही क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन कहते हैं। आया समझ में? वैद्युत अपघटन ही जानिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यस्सिल क्या है? यस्सिल एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, तो इसका अपघटन होगा कि नहीं? यस्सिल है। क्या कहा जा रहा है? जलीय विलयन कहा जा रहा है। ऐसे लिखा होता है कहीं कहीं AQ मतलब जलीय विलयन, जिसे इंग्लिश में एक्वस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्वस। हिंदी में इसे जलीय विलयन कहते हैं। जैसे लिखा होता है कहीं जलीय विलयन से लिखा होता है, मतलब जलीय माध्यम में। तो यहाँ पे एक्वस लिखा है, एक्वस मतलब भी जलीय विलयन ही है। ठीक है। जब क्या करते हैं? यस्सिल के जलीय विलयन में क्या करते हैं? विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है? टूट जाता है। इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन में विलय हो जाता है। किसमें विलय हो जाता है? हाइड्रोजन और क्लोरीन में। ये क्रिया कौन सी क्रिया हुई? वैद्युत अपघटन क्रिया हुई। कौन सी क्रिया हुई? वैद्युत अपघटन की क्रिया हुई। ठीक है। जैसे जानते हैं बगल में कुछ लिखा गया है तो उसके माध्यम को बताता है। जैसे यस्सिल एक्वस हो गया। हाइड्रोजन आप जानते हैं किस अवस्था में होती है? गैसीय अवस्था में होती है। क्लोरीन किस अवस्था में होती है? गैसीय अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? गैसीय अवस्था में होती है। तो आप लोगों ने इस चैप्टर से 3 शब्द देखा आप लोगों ने, और इन्हीं तीनों शब्दों को आप एक बार देखिएगा। कल से हम जो है नया टॉपिक आपके सामने लाएंगे। तो इसी चैप्टर का अगला टॉपिक होगा
जो इसी पर आधारित होगा। इसीलिए आज हम इस चैप्टर को शुरू किए और इन तीनों शब्दों को जाने आप सभी लोग, और साथ ही साथ इसके आगे भी थोड़ा बहुत पढ़िएगा आप सभी लोग, ठीक है, जिससे कल हम आपको जल्दी जो भी बताएं ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। वैद्युत अपघटन भी जान चुके ना, ये भी जान चुके कि किसी वैद्युत अपघटन पदार्थ के जलीय विलयन में हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, मतलब वो सरल अणुओं में टूट जाता है। यही क्या क्या वैद्युत अपघटन, मतलब किसी वैद्युत अपघटन पदार्थ का अपघटन होना, ये क्या वैद्युत अपघटन कहलाता है। इसका भी मतलब जाने, जैसे एक्यू लिखा गया, एक्यू मतलब जलीय विलयन, जो भी पदार्थ लिखा गया है उसके बगल में अगर एक्यू लिखा गया है, इस शब्द इसका एक्वस है, क्या है एक्वस, हिंदी में इसी को हम कहते हैं जलीय विलयन कहते हैं। तो इस क्या कहा है, जलीय विलयन बिना वैद्युत अपघटन पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं, अपघटन होगा, वही क्रिया क्या होगी, वैद्युत अपघटन होगी, ठीक है। चलिए ठीक, तो आगे कल मिलते हैं। लेकिन जो आपको दिया गया कि अभ्यास में से प्रश्न संख्या 5, 6, 7 करना है तो कर करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं, आगे फिर कल देखते हैं, ठीक है, ओके।